कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? धन्यवाद। एकदम थैंक यू। ठीक सर। थैंक यू। थैंक यू। Now today we have to start our classes something important. Okay. And on the basis of Indian economy, just I made you understand, and something I have also tested you concerning to program. We have to start our classes on the basis of BPSC, UPSC, and those must be very important for all. Okay. So without wasting our time, now we have to start. Okay. Good morning, sir. Good morning. First question now I am going to ask. Okay. सोनाली शरण बताएंगे 17 अक्टूबर को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट डू मीन बाय 17 अक्टूबर? 17 October, if I'm talking about 2020, okay. And normally we have to start our discussions and our classes will go on 17 October. आज 17 अक्टूबर से ही हम कोई क्लास को स्टार्ट करेंगे जो हमारा पूरा का पूरा क्लासेस चलेंगे और ये लंबी क्लासेस होंगे। इससे हमारा एक टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी का। तो जस्ट नाउ आई एम आस्किंग व्हाट डू मीन बाय 17 अक्टूबर? बिकॉज 17 अक्टूबर को पहले तो हमने देखा था कि नवरात्रा भारत में शुरू हुआ है ना। सोनाली शरण, आर यू लिसनिंग और नॉट? रूपक आर्या, व्हाट डू मीन बाय 17 अक्टूबर? गरीबी उन्मूलन सर, अंतरराष्ट्रीय गरीबी। वेरी गुड। चलिए तो हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग माइक को ऑफ कर लीजिएगा। ओके, आप सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे। जहां पर प्रॉब्लम होगी, जब पूछना होगा या मैं जब कहूंगा तो आप उसको ऑन करेंगे भी, और बीच बीच में आप अपने पूछते भी रहेंगे यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर 17 अक्टूबर। हम 17 अक्टूबर से हमारी टॉपिक शुरू होती है और नॉर्मली हम अभी शुरू जो करेंगे वो हम 2020 से शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि जो 17 अक्टूबर है, व्हाट द सेलिब्रेशन इज। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल, if I'm talking about the international, तो which types of days celebrated on 17 अक्टूबर? तो सबसे पहले हमें देखेंगे 17 अक्टूबर जो होती है, इस 17 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसको हम मनाते हैं, इसका नाम होता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यानी सबसे पहले हमने देखा तो हमारा 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब इसका थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड की बात करें, हिस्ट्री की बात करें। देखिए किन्हीं का माइक कौन है, डिस्टर्ब हम हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करते हैं 17 अक्टूबर को, तो सबसे पहले 17 अक्टूबर, जिनकी माइक ऑन है कृपया माइक ऑफ कर लें। तो 17 अक्टूबर 2020 जो अभी हमने मनाया, ये हमारा था इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब इसकी हम थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में करते हैं और इसको लेकर के थोड़ा सा आप और जाने कि जो हमारा 2020 का यानी 2020 का जो इसका हमारा थीम था, एग्जाम में पूछ सकता है। सो नाउ वी हैव टू नो about what is the theme, what was the theme of 2020 as international day for eradication of the poverty। तो इसका जो इस साल का हमारा थीम था 2020 का, वो थीम था हमारा एक्टिंग, राइट अंडरस्टैंड, वो था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव social and environmental justice for all। This was the theme of 2020। ये 2020 का जो हमारा इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थी, इसकी हमारी थीम थी। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका, यदि आप ग्लोबल की बात करें, ओके, तो ग्लोबल में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हम 17 अक्टूबर को हम जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन डे के रूप में जो मनाते हैं, इसकी इतिहास शुरू होती है सबसे पहला अक्टूबर 1987 को। 17 अक्टूबर 1987 को खासतौर पे पेरिस के एक शहर है जिसका नाम है ट्रोकेड्रो। ध्यान देंगे, ट्रोकेड्रो। ठीक है, तो हमारा खासतौर पे पेरिस एक शहर है ट्रोकेड्रो में क्या हुआ था कि 1948 में, ध्यान दीजिएगा 1948 में, 1948 की बात है कि 1948 में खासतौर पर
कुछ वैसे लोग एकत्रित हो रहे थे, गैदरिंग हो रहे थे, जो खास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानवाधिकार से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं प्रपोजल तैयार हो रहे थे, या कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो एजेंडा तैयार हो रहे थे, ये सारे एजेंडा पर डिस्कशन करने के लिए, या कह सकते हो जो एजेंडा तैयार हुआ था, या कह सकते हो जो अनाउंसमेंट होने वाली थी, ठीक है, घोषणा पत्र जो होने वाला था, उस घोषणा पत्र पे खास तौर पे साइन करने के लिए, सिग्नेचर देने के लिए 1948 में लोग पेरिस के खास तौर पर ट्रोकेड्रो में लोग उपस्थित हुए थे। और जब वो लोगों ने वहां पर एकत्रित हुए, इन्हीं का माइक ऑन है, बार बार मैं बता रहा हूं कि आप माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं हो रहा तो क्लास से हट जाइए आप। इनको आइडेंटिफाई कीजिए तो आप लोग कौन है, माइक ऑन करके हल्ला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, अगले दिन से इनको हटा दिया जाएगा। तो ये जो हुआ, और उसी समय जब 1948 में जब ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग थे, जब ह्यूमन राइट्स वाले इस एजेंडा पर जब साइन किए, साइन करते ही वक्त हम कह सकते हैं कि उन लोगों ने इस तरह के विचारों को रखा कि जो हमारा पॉवर्टी है, जो हमारा पुअर है, यानी गरीब और गरीबी ये जो पार्ट है, यह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह ह्यूमन राइट्स को लेकर के उल्लंघन करता है। हर मानव के बराबरी का अधिकार होनी चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग्स का इक्वल रैंक, या कह सकते इक्वल उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो लेकिन ये हमारे समाज में आखिर क्यों कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, डिस्पैरिटी क्यों, इनइक्वालिटीज क्यों? और इसी इनइक्वालिटीज को लेकर के हम कह सकते हैं कि जब 1948 में जब ह्यूमन राइट्स के लेकर के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वे सारे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो लगातार हम कह सकते हैं कि 1948 से लगातार 17 अक्टूबर हर साल आप कह सकते हैं कि सारे जो एक्टिविस्ट थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो ह्यूमन राइट्स के कह सकते हैं फेवर में थे, और जो खास तौर पे कहते थे कि नहीं पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, पुअर नहीं होनी चाहिए, एक समाज में दो तरह की इनइक्वालिटी या कह सकते हैं इस तरह की विभिन्नता है, ये विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के उन लोगों ने अपोज किया, इसको लेकर के उन्होंने इसका कह सकते हैं संघर्ष किया, विरोध किया, और संघर्ष करने के लिए वो लगातार 1948 से 17 अक्टूबर 1948 से लगातार लोग हर साल इस स्थान पर मुलाकात करते थे, या कह सकते इस स्थान पर मिला करते थे। और अंततः समय आता है कि 1992 में जो हमारा खास तौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल जो असेंबली है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनजीए, ठीक है, तो अंततः क्या होता है कि 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, अंततः जो 17 अक्टूबर 1948 से हम लगातार एकत्रित हो रहे थे, ह्यूमन राइट्स वाले जो एक्टिविस्ट जो एकत्रित हो रहे थे, खासतौर पे गरीबी को समाप्त करने के, गरीबी को उन्मूलन को हटाने के लिए, जो समाज में उनको लगता था कि ये हमारी विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नता को हट जाना चाहिए, समाज हमारा एक है। और इस तरह पे हम कह सकते हैं कि अंततः 1992 में जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, वह 17 अक्टूबर को एक अंतरराष्ट्रीय यानी कह सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में इसको मान्यता दे देती है। इज इट ओके? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ये इतिहास? यस सर। ओके, थैंक यू। इसके अलावा आप देखिएगा कि यदि हम पॉवर्टी की बात करें तो खास तौर पे जो हमारा सस्टेनेबल, हम पहले बात कर लेते कुछ, जैसे हमारा सस्टेनेबल जो हमारा डेवलपमेंट जो गोल होता है, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आप गोल की बात चर्चा करें, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, तो सतत विकास लक्ष्य के जो हमारा पहला जो टॉपिक है, इस पहले फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में अगर देखें, फर्स्ट टॉपिक में हमारा लिखा हुआ है नो पॉवर्टी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है नो गरीबी, यानी नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों देशों को हम यदि देखें, पूरे हम वर्ल्ड को देखें, तो क्षेत्र, देश के किसी भी क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे क्षेत्रीय हो, किसी भी राष्ट्र के क्षेत्रों में गरीबी और गरीबी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के छोटे बड़े जो फैक्टर्स होते हैं, वे सारे फैक्टर्स को उन्मूलन हो जाना चाहिए, वे सारे फैक्टर्स को समाप्त हो जाना चाहिए। ये जो हमारा पार्ट होता है, यह खास तौर पे हमारा नो पॉवर्टी के रूप में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें बताना पड़ेगा कि यदि हम डेटा बेस्ड, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेस ऑफ डेटा, तो आप डेटा में देख सकते हैं कि यदि हम 2015 की बात करें तो 2015 में देखिएगा कि वर्ल्ड का जो टोटल हमारी जनसंख्या है, यानी हम बात करेंगे वर्ल्ड की, हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें 2015 में,
तो वर्ल्ड की जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 736 मिलियन, ध्यान देंगे 736 मिलियन जो है पीपल, 2015 की जो डेटा है वो पीपल जो थे प्रत्येक दिन, यानी कहते हैं एवरी डे दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड दे वर स्टेइंग, दे वर लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो हमारा बीपीएल का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2015 में जो डेटा आया था, उस 2015 के डेटा की बात करें कि उस समय दुनिया की टोटल जनसंख्या का लेवल लगभग 736 जो मिलियन जो जनसंख्या थी, वह जनसंख्या मुख्य रूप से देखा जाए तो वह खास तौर पर बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जीवन यापन कर रही थी, जिनकी जो एक दिन की अर्निंग कर सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर था वह था 1.90 डॉलर से भी कम था, यानी लेस देन 1.90 डॉलर, यानी $2 से भी कम थे। दैट्स व्हाई वी कैन से एट द 2015 डेटा, जो लोग यानी जो ये जनसंख्या 736 जो मिलियन हमारी जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या को हम कह सकते हैं दे वर सीवियर या वी कैन से एक्सट्रीम पुअर। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो 736 जो हमारी मिलियन जो जनसंख्या थी 2015 में, जो जिनकी हम कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर और इनकम जो थी वह 1.90 डॉलर से भी कम था नॉर्मली, यानी $2 भी वो एक दिन में न तो इनकम कर पा रहे थे न एक्सपेंडिचर कर पा रहे थे। तो इस आधार पे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतरराष्ट्रीय जो गरीबी रेखा होता है, इंटरनेशनल जो पॉवर्टी लाइन होती है, वह अंतरराष्ट्रीय पॉवर्टी लाइन में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, या कह सकते हैं बहुत गंभीर एक तरह से चुनौती थी। दैट्स व्हाई वी कैन से 736 जो हमारे मिलियन जो जनसंख्या थी उस समय, यह खास तौर पर हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत आती थी। इज इट ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। थैंक यू। अब इसी के आधार पे हम यदि दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, अब तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम इसको देख सकते हैं कि यदि अभी हमने 2015 की डेटा की बात किया, यदि हम बात करें 2018, तो यदि आप 2018 की डेटा को आप देख सकते हैं तो 2018 में यदि देखा जाए तो खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, लेबरर्स होते हैं, ऐसे समझिए जो लेबरर्स होते हैं, तथा लेबरर्स के जो भी कह सकते हैं फैमिली होते हैं, या कह सकते हैं इनके भिन्न जो इनके और परिवार के जो सदस्य होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में देखा गया 2018 में कि लगभग 8% वर्ल्ड की जो जनसंख्या थी, वर्ल्ड की जनसंख्या में जो लेबरर्स थे, यानी कह सकते हैं कि जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, वो श्रमिक वर्ग में लगभग 8% वैसे व्यक्ति जो श्रमिक तथा श्रमिक से रिलेटेड या श्रमिक के जो परिवार थे, वह अंतरराष्ट्रीय जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा पॉवर्टी लाइन होती है, वह पॉवर्टी लाइन में वो गुजर बसर कर रहे थे, यानी कह सकते हैं कि टोटल का 8% जो जनसंख्या थी वह भी गुजर बसर कर रही थी, और उनकी भी जो कह सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर था वह -1.90 US डॉलर था। यानी एक दिन की यदि हम बात करें तो उनकी एक दिन के उस समय भी हम 2018 की बात करें तो श्रम और श्रमिक से रिलेटेड उनके जितने भी परिवार, वो सारे 8% ऐसी जनसंख्या थी श्रमिक लोगों जो 1.90 यानी $2 से कम में वो अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं ये भी जो हमारी जनसंख्या थी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के आधार पर वर्ल्ड के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जहां तक हम बात करते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं, जहां हम समानता की बात करते हैं, हर चीजों में हम बराबरी की बात करते हैं, मानव एक है, तो मायने से बात इस तरह के संघर्ष और इस तरह के जो चुनौती हैं, ये न केवल अंतरराष्ट्रीय लेकिन बल्कि हम कह सकते हैं हर समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी, ये बहुत बड़ी सोशल इश्यूज आप कह सकते हैं चैलेंजेस थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी जो स्थितियां थी, ये स्थिति को यदि हम बात करें तो सच ये है कि यह सबसे ज्यादा जो पाया जाता है इस तरह के जो डिस्पेरिटी वर्ल्ड में आप देखिएगा तो वर्ल्ड में इस तरह की जो डिस्पेरिटी पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी, विभिन्नता जो पाई जाती है, वो विभिन्नता पाई जाती है खासतौर पर हमारा साउथ जो एशिया है, साउथ एशिया कहें तो हमारा प्यारा भारत भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो खासतौर पर साउथ एशिया में पाई जाती है, या आप कह सकते हैं सब सहारन जो होता है, यानी सहारा जो है, ठीक है, तो सब सहारन जो हमारा अफ्रीकन जो रीजन है, ठीक है, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, विश्व के ऐसे दोनों क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह के गरीबी, इस तरह के एक्सट्रीम पॉवर्टी पाई जाती है। तो इसमें हमारा भारत भी होता है, और इसमें यदि देखा जाए तो हमारा खास तौर पे उप सहारा जो अफ्रीका का जो पार्ट है, वहां पर इसको देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावे यदि हम चर्चा करें, इसके अलावे हम चर्चा कर सकते हैं जितने भी सेंसिटिव जो कंट्रीज हैं, या कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट कंट्री हैं,
या आप बाबू कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो स्ट्रगलर कंट्री हैं, स्ट्रगलर का मतलब जो अभी भी बहुत सारे चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हमारा प्यारा भारत भी है। हम जनसंख्या से संघर्ष कर रहे हैं, हम गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं, टेक्नोलॉजी का संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हमारा प्यारा भारत भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, सेंसिटिव प्लेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत में आतंकवाद उधर अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा कैसे भेजे जाते हैं और उसको बूस्टअप कैसे चाइना करता है, तो ये भी हमारा एक तरह से देखेंगे सेंसिटिव प्लेस है। स्मॉलेस्ट तो नहीं है बट सेंसिटिव प्लेस है। उसके अलावा स्ट्रगल की बात करें तो भारत पहला इसका जो हमारा सेंसिटिव का कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला जो हम इसको कॉन्सेप्ट रख रहे हैं स्ट्रगलर की रख रहे हैं, ये दोनों में भारत जो है हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और इस आधार पर कर सकते हैं ऐसे राष्ट्र जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलर है, वैसे राष्ट्रों में सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है। इज इट ओके और नॉट? और इस आधार पे हम सर एक साउथ एशिया है सर। हाँ सब नहीं, सब सर सहारन एक है, साउथ, सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है, सब सहारन। सहारा है ना हमारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट है ना सर उसके बगल में। हाँ वही इसको यस सर। पूरा ऑल कंप्लीट लिखे हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्री हम कर दिए, रीजन कर दिए, ठीक है। और इस आधार पे आप देखिएगा कि यदि हम 2018 की यदि हम डेटा को देखें तो 2018 की डेटा के आधार पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड की जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 55% यानी 55% जो जनसंख्या है श्रीमान, वह खास तौर पर वो अपनी जो उनकी कह सकते हैं जो सोशल सिक्योरिटी होती है, वह सोशल सिक्योरिटी को भी वो प्राप्त करने में असमर्थ है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो उनकी नगद आय होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो नगद सहायता होनी चाहिए एट द टाइम व्हेन ही और सी नीड्स टू गेट समथिंग, और उस समय जब उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उनके पास जो सोशल सिक्योरिटीज है, वह सोशल सिक्योरिटी जो अपने आप से पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इट मीन टू से दे आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी पुअर एंड एक्सट्रीम पुअर। तो इस आधार पर हम 2018 के डेटा देखें तो वर्ल्ड की टोटल जो जनसंख्या थी, वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या का लगभग 55% ऐसी जनसंख्या थी जिनके पास, खास तौर पे आप सोचिए कि उनके पास सोशल सिक्योरिटीज नहीं था। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है, अपने आप में एक चुनौती आप कह सकते हैं, चुनौती है। उसके अलावे हम यदि बात करें तो खास तौर पे यदि हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, ठीक है, जैसा प्यारा भारत हमारा जो ये भी हमारा डेवलपिंग कंट्री में है, तो यदि आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री जितने भी हैं, ये सारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इसमें कह सकते हैं एस्टीमेट आप कह सकते हैं, यानी आप एक गेसिंग कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान के आधार पर लगभग 1.2 जो बिलियन जो जनसंख्या है, खास तौर पे हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री में लगभग 1.2 बिलियन जो जनसंख्या है, वह कंप्लीट भाई साहब उसको आप कहो कि वो एक्सट्रीम पुअर है, या कह सकते हैं उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जीवन यापन है, वो बहुत गरीबी से गुजर बसर कर रहा है। इज इट ओके और नॉट? यस सर। अब इसके अलावे देखिएगा, एक्चुअली याद रखें आप लोग जो क्लास पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, सारे यूट्यूब पे डाला हुआ होगा, जिनकी छूटेगी यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिए। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तो हम सब, खराब लगे तो डिसलाइक तुरंत मारिए, डिसलाइक हमें एनर्जी देगी, गलती है कहाँ, सुधारना क्या है, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। इसलिए यूट्यूब पे ध्यान दीजिएगा, उसको भी आगे बढ़ाइए फटाफट। उसके अलावे तो अभी हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात, हाँ बोलिए। रेगुलर देखते रहते हैं सर आपका यूट्यूब। हाँ तो फैलाइए ना, खाली देखने से नहीं होता है, फैलाइए। अब इसके अलावे देखिएगा, इसके अलावे अभी हमने बात किया एक्सट्रीम पॉवर्टी की, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी के बाद एक हमारा होता है मिडिल पॉवर्टी, ठीक है, या कह सकते हैं आप मीडियम पॉवर्टी। तो एक हमारा मीडियम ही पॉवर्टी होता है। तो मीडियम पॉवर्टी के लिए जब हम देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जो हमारा पॉवर्टी लाइन है वह कुछ इंक्लूड किया है। इससे पहले वाला को हमने देखा कि 1.9 जो हमारा डॉलर था, या 1.90 जो डॉलर थे, मतलब $2 से कम जिनकी आय, ये सारे चीज थे, वो सारे चीजों को हमने देखा कि वो हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी में था। ये जो हमारी जनसंख्या कहती है, इसमें कहता है कि 2 हमारा डॉलर जो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है, तो खास तौर पे वैसी जनसंख्या मिडिल या मीडियम पॉवर्टी के अंतर्गत आएंगे जो मुख्य रूप से वन डे, यानी कह सकते हैं एक दिन में, एवरीडे कह सकते हैं कि यदि वो $2 US
को भी यदि वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या वी कैन से अर्न नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, तो वैसी जो जनसंख्या होती है कम से कम $2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसी जो जनसंख्या है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो पॉवर्टी लाइन है, उसे हम मिडिल या मीडियम पॉवर्टी के रूप में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भारत की हम बात करेंगे तो भारत में हम कैलोरीज की पहले कॉन्सेप्ट लाएंगे, और कैलोरीज हमारा कितना होगा 2100 और 2400, उसके बाद हमारा क्या होगा 32 रुपया 47 रुपया का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हमारा इंडिया की बात होगी। ये भी हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो जो मिडिल या कह सकते हैं जो मीडियम जो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं उनके लिए बताया गया है कि यदि वो $2 का एक दिन में इनकम और एक्सपेंडिचर करते हैं तो मायने सी बात वो लोग गरीब नहीं है। और ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो बहुत हद तक विश्व में इस तरह के प्रयास किए गए, एफर्ट्स किए गए, और प्रयास करके बहुत सारी जो जनसंख्या थी अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे जो गुजर बसर कर रही थी, वो जनसंख्या को इस तरह के पॉवर्टी से निकाला गया। बट अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय नेताएं हैं, नेतागण हैं, उनको कहीं न कहीं ये अभी भी डर सताया रहा है कि आने वाले समय में जिसे हम ये गरीबी रेखा से बाहर किए हैं, ठीक है, वो आने वाले समय फिर इसका प्रभाव में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। इस आधार पर यदि आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वह समस्या है कि पूरे वर्ल्ड के यदि देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यानी हम कह सकते हैं जो हमारा एक्सट्रीम या कह सकते हैं कि जो हमारा सीवियर, जो हमारा पुअर है यानी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वह मुख्य रूप से लगभग 78% जो हमारा टोटल मिलता है वह खास तौर पे हमारा रूरल एरिया में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम या सीवियर जो हम गरीबी की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गरीबी जो 78% जो गरीबी है ये हमारा कहाँ मिलता है, रूरल एरिया में मिलता है, ग्रामीण परिवेश में मिलता है, ग्रामीण जगहों पर मिलता है। अब प्रश्न होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों मिलता है, व्हाट्स रीजन। तो रीजन सबसे पहला आप देखिए कि इनकी जो सबसे पहली जो इकोनॉमी होती है, ये लोगों की खास तौर पे जो इकोनॉमी होती है, यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते हैं छोटे छोटे, यानी कह सकते हैं आप स्मॉलर जो होते हैं फार्मर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे किसान होते हैं, ठीक है। और इनकी जो जीवन यापन होती है वह जीवन यापन खास तौर पे एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि खास तौर पे जो रूरल एरिया की हम बात करें तो रूरल एरिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी पाई जाती है, 78% पॉवर्टी पाई जाती है। और पाने के पीछे रीजन है कि ज्यादातर वहां की जो जनसंख्या होती है वह डिपेंडेंट कहाँ होती है, एग्रीकल्चर पर होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसके अलावा भी हम रीजन्स बात करें तो अभी हमने उनकी इकोनॉमी की बात कर लिया, इसके अलावा दूसरी भी आप इसकी चर्चा कर सकते हो। दूसरी में क्या होगी कि उनके पास सबसे पहला जो होता है वह लैक ऑफ या लैकनेस ऑफ आप कह सकते हैं कि उनके पास जो खासतौर पे जो गुड वर्क होते हैं, ठीक है, गुड वर्क की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। यानी अच्छे अच्छे काम के जो अवसर होते हैं, अच्छे अच्छे काम करने के अवसर उनको उपलब्ध नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। कारण क्या है कि अच्छे अच्छे काम करने के उनके पास अवसर नहीं होता, ये भी तो एक रीजन हो सकता है। तो भैया रीजन इज दैट, इसका रीजन होता है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है यानी उत्पादकता है, यह इसका निम्न हो जाना या कह सकते हैं नीचे गिर जाना। क्योंकि प्रोडक्टिविटी कब होंगे, जब वहां पर उद्योग धंधे लगेंगे, तब तो उसके हम प्रोडक्शन करेंगे। और जब प्रोडक्शंस करेंगे तो हमें लेबर की आवश्यकता होगी, हमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होगी। तो जब तक हम वहां पर ये चीजों को नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस समस्या बनी होगी। तो सबसे पहला ऐसे चीजों में यदि हम लैक ऑफ गुड वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहला इसमें जो होती है लो प्रोडक्टिविटी होता है। दूसरा यानी बी की बात, सॉरी ये हो गए बी। यदि बी की दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा होता है कि जो हमारे खासतौर पे जो लोकल हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो लोकल खास तौर पे हम बात करें तो लोकल इकोनॉमिक जो हमारा एक्टिविटीज है इसको इनसफिशिएंट होना। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त होना, यानी जितना मात्रा में इनको चाहिए उतना मात्रा में उपलब्ध न होना भी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। सी की बात करें जो सबसे बड़ी समस्या है वह है हमारा जो हमारा खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बेरोजगारी दर, ठीक है। तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वह एम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा है वह मुख्य रूप से बहुत ज्यादा हाई है, यानी उच्च हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण भी कह सकते हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी या गुड वर्क जो अपॉर्चुनिटी होती है ये उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ जॉब होता है, यानी द नेचर ऑफ जॉब आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ जो जॉब होता है वह कहीं ना कहीं इनसिक्योर है,
इनसिक्योर का मतलब असुरक्षित है। तो ये दोज आर द रीजंस, दोज आर द चैलेंजेस बाय विच वी कैन फाइंड आउट दैट the total populations of the rural areas, maximum population of the rural areas are all even today are suffering from these types of extreme or severe poverty. Is it okay or not? Clear हो गई? Yes, sir. और ये जो पॉवर्टी है, इस गरीबी को देखा जाए तो गरीबी में सबसे ज्यादा समस्या जानते हैं क्या हुआ? इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वह समस्या हो रहा है कि वर्ल्ड में यदि आप देखिएगा तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो हमारा चाइल्ड लेबर की समस्या हो रही है। तो जो चाइल्ड लेबर की जो समस्या हो रही है, ये चाइल्ड लेबर आने वाले समय में या जिस तरह से मार्केट में आप देखिएगा तो मार्केट में चाइल्ड लेबर बढ़ते जा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सरकार योजना ला रही है, बच्चों को कुपोषण से बचाना है, बच्चों को शिक्षा देना है, बच्चों को चिकित्सा देना है, बच्चों को आजादी देनी है। ये सारी चीजों को लाने के बावजूद भी इस तरह के जो हमारे पास इनसफिशियंट है या लैकनेस है, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके कारण जो हमारे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर हम कह सकते हैं कि लगभग जो रूरल एरिया में होते हैं, रूरल एरिया के लगभग 60% जो बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के एग्रीकल्चरल कार्यों में उनको इन्वॉल्व कर दी जाती है। एग्रीकल्चरल कार्यों में इन्वॉल्व करने के कारण हम कह सकते हैं वो भी एक चाइल्ड लेबर के रूप में आ जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत सारे ऐसे कंसिक्वेंसेस होती है जिसमें देखने को मिलता है कि वह कार्य जो उस बच्चा को नहीं करना चाहिए था, बट वो खतरनाक भी कार्य वो बच्चा करता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, अपनी शिक्षा, जीवन की और बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वे सारी पॉसिबिलिटी को छोड़कर लगभग उस तरह के हम कह सकते हैं रूरल एरिया के लगभग 60% जो बच्चे होते हैं वह कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं। तो चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दूसरी हम बात करें कि जो हमारे डिस्पेरिटी जो हमारे इनकम का स्रोत में दिख रहा है, इसके कारण हम कह सकते हैं जो सेक्स इनइक्वालिटीज है, जिसको हम कह सकते हैं लैंगिक जो अंतराल हो, इससे हम कह सकते हैं लैंगिक विभिन्नता जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव मिलने देखने को मिलता है। और इस आधार पर कह सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण परिवेश में जो है इसका एक बहुत बड़ा निगेटिव प्रभाव को देख सकते हैं। इस आधार पर अब हम बात करेंगे कि यदि हम गरीबी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे कि जो हमारा पॉवर्टी होता है। अब बात होता है कि व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी, गरीबी हम कहते हैं किसको? तो नॉर्मली हम लोग बचपन से सुनोगे पॉवर्टी मीन टू से द पॉपुलेशन इज अनेबल टू गेन या रिटेन द बेसिक नीड्स। और बेसिक नीड्स में क्या होता है? भोजन, कपड़ा और मकान। तो भोजन, कपड़ा और मकान मुख्य रूप से चीजें होती है। और इसके अलावा भी हम कह सकते कुछ और सोशल हमारी स्टेबिलिटी होती है, जैसे मेडिकल की बात करें, जैसे कम्युनिकेशन की बात करें। तो इस तरह की चीजें यदि कोई इंसान अपने देश के भौगोलिक जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में, नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जब उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो जनसंख्या है सर, वो जनसंख्या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन में है, या कह सकते हो जनसंख्या पूरा गरीब है। तो मुख्य रूप से कम से कम बेसिक नीड्स को पूरा हो जाना चाहिए। अब बात होती है सारे चीजों को यदि देखा जाए तो जो पॉवर्टी है, इतनी जो गरीबी की हम बात करते हैं, जो सीवियर जो हम कंडीशन दे रहे हैं, इसका मुख्य जो है हमारा कॉजेज क्या है भैया, कारण क्या है? तो कारण अनेक है, कारण एक नहीं, कारण अनेक है। नंबर एक जो कारण है वह हमारा है सबसे पहला, बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना और जनसंख्या का दबाव। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहली जो होगी वह हमारा होगा बर्डन ऑफ स्पीडिंग द पॉपुलेशन। यानी जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, कल भी हम क्लास में या परसों क्लास में बताए थे, या कल आई थिंक डिस्कस किया था कि भारत की जो जनसंख्या है 21% बढ़ा है, डिस्कशन किया था ना। तो सबसे बड़ा जो समस्या है इस तरह की जो समस्याओं में आ रही है वह हमारा गरीबी की सबसे बड़ा यदि समस्या है, तो समस्या है कि जनसंख्या जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या का जिस तरह से दबाव हो रहा है, यह कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, सोशल, कल्चरल और मैनी मोर जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको एक कहीं ना कहीं इफेक्टेड कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ये चीजों का ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट में जितना होगा ठीक है, अगर तो कल हम डिस्कशन पूरा कर लेंगे ये चीजों। दूसरा क्या होता है कि सबसे पहले इलिटरेसी, दूसरा होता है इलिटरेसी, यानी जिसको हम कह सकते हैं अशिक्षा। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। तथा हम तीसरा कह सकते हैं कि जो मिनिमम जो हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कह सकते हैं निम्नतम मानव विकास का। भैया मानव विकास होने के लिए हमें कई पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी चाहिए।
और जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो हम मानव का विकास कैसे बढ़िया से कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो इसमें होगा कि जिस तरह से कंटिन्यूअसली आप कह सकते हैं जो ग्रेजुअली जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या चल रही है, बेरोजगारी की जो समस्या चल रही है, तो हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्रेजुअली हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, ये भी एक समस्या है। उसके अलावा आप देखेंगे तो देश में खासतौर पे लोगों के पास कैपिटल की लैकनेस है, यानी कह सकते हैं पूंजी की कमी होना। यानी हम अगला बात करें इसमें आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल जो हमारा होता है, यानी कैपिटल की जो स्टेबिलिटी होती है, ये बहुत ज्यादा हमारा लो हो गया है। तो ये भी एक हमारा फॉर्म हो सकता है, इसका भी एक हम कह सकते हैं कारण हो सकते हैं। ये सारे कारण के कारण भी हमारा इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है, या हम अपने आप को गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप देख सकते हैं तो जैसे सब कह सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारे यहाँ अंडर डेवलप कर सकते हैं, जो विकास होना चाहिए अल्प विकास हुआ है, या कह सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी है उसको आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि अल्प विकसित इकोनॉमी के रूप में हम जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज हो सकते हैं, चुनौतियां हो सकती हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं इनसफिशिएंट जो हमारा स्किल्ड होता है, तो स्किल्ड का डेवलपमेंट नहीं होना, यानी कौशल विकास जिसको हम कर सकते हैं, तो कौशल विकास का ना होना, ये भी एक हमारा चुनौती होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं, तो उद्यमिता का भी विकास ना होना, इसका भी एक बहुत कारण है। इसका कारण है कि जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल सोचते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल हर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व होते आ रहे हैं, तो ये जो चुनौतियां भी हमें कहीं ना कहीं गरीबी की ओर ले आ रहा है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक उद्योग यानी कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी डेवलप नहीं हुआ, तो ये भी एक हमारा लैकनेस है, एक अभाव है। उसके अलावा कह सकते हैं कि बैकवर्डनेस ऑफ जो सोशल हमारी जो संस्थाएं हैं, यानी सोशल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जिस तरह से सामाजिक जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं की जिस तरह से कार्य करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपने एक्टिविटीज में, अपने कार्यों को संपूर्ण करने में वो कहीं ना कहीं असमर्थ है। तो ये भी एक चुनौती बनती है। और सबसे बड़ा जो चुनौती बनता है वो हमारा सिस्टम में भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वह चुनौती, क्योंकि गरीबी यदि अभी तक गरीबी है, यदि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में सबसे पहला जब छठी पंचवर्षीय योजना में देखा कि गरीबी हटाओ का जब नारा दिया, डीपी धर की जब कॉन्सेप्ट आया उनके द्वारा, जब इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं विचार को जब लाया गया, और उसके बावजूद भी यदि हम देश की आजादी से 72-73 साल तक देखते हैं कि गरीबी नहीं हटी, तो इसका मुख्य जो सबसे पहला जो कॉज है और रीजंस है वो रीजंस है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। उसके अलावा जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, आधारभूत संरचनाएं जो होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी नहीं हुई, ये भी एक रीजन है। उसके अलावा जो हमारे पास लैंड्स हैं और लैंड से रिलेटेड और दूसरे भी प्रकार के जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनका जो सही एक कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वितरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसका एक सही वे में एक डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतियां हैं। वहां मुंह दे करके अपना लोगों को वितरण कर देते हैं, और लोग जो गरीब उनको साथ हम क्या करते हो आपको भी पता है सिस्टम में क्या होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। और लास्ट हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गरीबी का जो एक्सट्रीम जो हमारा साइकिल चल रहा है, इसमें बार बार घूर फिर करके वहीं पर आना, और इसके पीछे रीजंस है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सोच। पढ़े लिखे होकर के भी हम एक सही सोच डेवलप नहीं कर पाते, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ओवरऑल जो चर्चा की विश्व के आधार पर हमारी ये चर्चा थी। अब हम बात करें कि यदि हम इंडिया से रिलेटेड बात करें, तो बात होती है कि इंडिया से यदि आप रिलेटेड देखते हैं तो इंडिया कंसर्न हमारा इसमें क्या क्या स्टडी करने, मतलब हमारा जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी टॉपिक लंबी चलेगी। अभी तक हमने वर्ल्ड के बारे में चर्चा किया, अब हम इंडिया की चर्चा करेंगे। तो इंडिया की जो हमारा सर्वे के आधार पर आप देखिएगा, तो जो सर्वे है, इस सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि भारत में जो होगा 2030 तक, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो होगा 2030 तक जो हमारी पॉवर्टी है यानी गरीबी जो है, यह खास तौर पर घटेगा, कमेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो घटेगा कितनी परसेंट घटेगी, तो टोटल जो हमारे पास अभी पॉवर्टी है, उस टोटल पॉवर्टी का हम कह सकते हैं कि 2030 तक जो होगी लगभग हम कह सकते हैं 25 मिलियन जो हमारी टोटल जो परिवार है, या कह सकते हैं 25 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, जो इस गरीबी के दुष्प्रभाव में अभी भी वो अपने आप को इन्वॉल्व है, उनको खासतौर पर निकालने का कोशिश किया जाएगा। और जहां तक ऐसा लगता है कि सरकार इसमें सफल होगी, यानी इसमें 25 मिलियन लोगों को इसे निकाल लिया जाएगा। साथ ही साथ कहें कि जो टोटल हमारी जनसंख्या जो गरीबी में गुजर बसर कर रही है, वो टोटल जनसंख्या की जो पार्टनरशिप, परिवारों की जो पार्टनरशिप है,
वो 15%, तो 15% में हम कह सकते हैं 5% ही, मतलब 10% हम पूरा पूरा इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये सरकार की योजना है। इसके आधार पे आप देखिएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब 2011 की हम यदि डाटा देखें या 2011 की यदि आप जनगणना को देखिए, तो 2011 की जनगणना के आधार पर देख सकते हैं कि भारत की जो टोटल आबादी थी, वो टोटल आबादी में 22 यानी 22% जो हमारी आबादी थी वह खासतौर पर बीपीएल में निवास कर रही थी। बीपीएल का मतलब हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत वो जीवन यापन कर रही थी। ये मेरे घर का डाटा नहीं, ये भारत सरकार की डाटा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2011 के जो हमारा खासतौर पर सेंसस हुआ, तो 2011 सेंसस के आधार पर दिया गया कि भारत की टोटल आबादी का लगभग 22% ऐसी आबादी है जो खासतौर पर बीपीएल के अंतर्गत रहती रही या कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही थी। इसी को आधार पर आप देख सकते हैं तो एक आता हमारा है, एक सर्वे करने वाले कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं, उसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। इनइक्वालिटी लैब, तो ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो लैब है, ये मुख्य रूप से क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का ये जो गरीबी और अमीरी, ये दोनों के बीच में जो असमानता है, इनइक्वालिटीज है, इस इनइक्वालिटी को स्टडी करता है। और इस स्टडी करने के बाद ये जो है एक कह सकते हैं एक अनुमान देता है, वर्ल्ड के सामने एक अनुमान लगाता है। और इस आधार पर हम देखें तो यदि इसकी इतिहास आप देखिएगा तो 1980 से लेकर के 2019 की यदि हम डाटा देखें तो 2080 से लेकर के 2019 के बीच में जो 1980 में यदि देखिएगा तो 1% लोगों के पास इनकम था। ध्यान दीजिएगा, मात्र 1% लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम थी 1980 में। लेकिन यदि हम देखें 2019 में तो 1% से बढ़ करके हमारा 21% सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अब प्रश्न बनता है कि जब 1980 में लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम या कह सकते हैं आय का स्रोत मात्र 1% था और 2019 में आय का स्रोत 21% हो गया, यानी 20% हमने इंक्रीमेंट किया, डेवलप किया, तो भाई साहब प्रश्न बनता है कि आखिर अभी तक गरीबी क्यों नहीं हटा। जब हमारे इसमें 20% का हमने इंक्रीमेंट कर लिया 1980 से 2019, मतलब सोच लीजिए कितना साल हो गया, 20, 30 और मतलब 39 साल हो गए, 40 साल हो गए, मान लिया जब 2020 चल रहा है 40 साल हो गए। जब 40 साल में हमारा 21% हमारा इनकम बढ़ा, उसके बावजूद भी गरीबी नहीं हटी, कारण क्या है? तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया वितरण की प्रॉब्लम, जहां हमने बताया भ्रष्टाचार, जहां आप कह सकते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो इस तरह के विचार ही कहीं ना कहीं शिक्षा का भी दुष्प्रभाव कर सकते हैं, चिकित्सा का दुष्प्रभाव कर सकते हैं, सरकार की नीति का दुष्प्रभाव कर सकते हैं। ये सारी के सारी जो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, ये सारी चुनौतियां के कारण आज 21% हमारा इनकम बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी हमारा गरीबी की जो डिस्पेरिटी है समाज में, अमीर और गरीब के बीच में जो अभी भी डिस्पेरिटी कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, बना हुआ है। तो एक बहुत बड़ी अपने आप को चुनौती दे रहा है। दूसरी यदि हम डेटा की बात करें, इसके अलावा भी हम डेटा की बात करें, तो दूसरी डेटा में आप देखिएगा कि यदि हम गरीबी में कमी की बात करें तो गरीबी की कमी तो किया जा सकता है, लेकिन यदि हम खासतौर पर यदि रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण परिवेश की बात करें, तो ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गरीबी को घटाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की परियोजना लाई, लेकिन जिस तरह से इसको बूस्टअप होनी चाहिए था, ये अभी भी बहुत स्लो प्रोसेस की ओर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि हम पॉवर्टी की भारत की बात करें मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ भारत की हम पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी को हम क्यों ना 2 भागों में बांट के देखें। तो 2 भागों में हम यदि देखें तो एक हमारा रूरल एरिया का हो जाएगा, एक हमारा अर्बन एरिया का हो जाएगा, यानी एक शहरीकरण और एक ग्रामीण में देखेंगे। तो रूरल एरिया में जो है अभी भी हमारा 26% हमारा जो है जनसंख्या अभी भी गरीब है। लेकिन यदि हम बात करें अर्बन एरिया का, तो यहाँ 13.7% आबादी जो है ये गरीब है। यानी यदि ओवरऑल हम चर्चा करें तो रूरल और अर्बन एरिया में एक विभिन्नता देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीबी है।